लास्ट टाइम पे हमने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो हमने एंट्रोपी के थ्रू समझा था, और फिर जब एंट्रोपी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था यूनिवर्स में जितने भी स्पॉन्टेनियस इवेंट होते हैं उनको, फिर हमने किसके थ्रू समझा था, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट को हमने एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों से समझने की कोशिश की थी। समझ में आता है? और हमने बहुत सारे इवेंट को देखा भी था कि कौन सा इवेंट क्यों स्पॉन्टेनियस होता है और कौन सा इवेंट क्यों स्पॉन्टेनियस नहीं होता। आज हम क्या कर रहे हैं, और इजी तरीका सीख रहे हैं स्पॉन्टेनियस इवेंट को समझने के लिए और नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट को समझने के लिए, ठीक है। और उसमें हम लोग आज क्या करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ भी डिफाइन करेंगे, बड़ा आसान है। देखो लास्ट टाइम तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट को समझने के लिए हम लोग एंट्रोपी और एंथैल्पी का सहारा लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि वो बहुत ही लेबोरियस है। अभी मैं उस चीज को यानी कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट को समझना और आसान बना दूंगा, और उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे किसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, साइंटिस्ट लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने जब आगे रिसर्च किया थर्मोडायनामिक्स में, तो उन्होंने पाया कि हमें एंथैल्पी को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम एंट्रोपी, अभी इससे पहले तक हम एंट्रोपी किसकी चेक कर रहे थे, सिर्फ सिस्टम की जिसमें बदलाव हो रहे थे। साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोग एंट्रोपी सिर्फ सिस्टम की ना सोच के सराउंडिंग की भी साथ में सोच लें, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा इवेंट स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा इवेंट नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। बात समझ में आ गया? कहने का क्या मतलब था कि हमें चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की तो देखनी है, चेंज इन एंट्रोपी हमें सिस्टम की तो देखनी है। समझ में आ गया? सिस्टम जिसमें चेंजेस आ रहे हैं उसकी तो देखनी है, वो क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट इज Q रिवर्सिबल ऑफ सिस्टम। ये फॉर्मूला करवाया था, याद होगा, Q by T, याद है, डिवाइडेड बाय T ऑफ सिस्टम। बात समझ में आ रहा है? ना सिर्फ हमें सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज देखना है, सिस्टम जहां पे पड़ा हुआ है उस सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी चेंज देखना है, क्योंकि सिस्टम हीट का एक्सचेंज करेगा कहां से, सराउंडिंग से ही तो करेगा। अगर हम सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी चेंज अगर हम लोग डिस्कस कर लें, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा इवेंट स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा इवेंट नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, सराउंडिंग में जो एंट्रोपी में चेंज आएगा, एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, उसको हम कैसे लिखेंगे, Q रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ में आ गया? अगर हमने सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी चेंज पता कर लिया है, तो फिर हमें क्या करना है, टोटल एंट्रोपी चेंज देखना है। टोटल एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज होगा सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज आया प्लस सराउंडिंग में जो एंट्रोपी चेंज आया। इसको हमें चेक करना है। मतलब वो क्या कहता है कि आपको एंथैल्पी को देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये पता कर लो कि कोई इवेंट अगर हो रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ रहा है और सराउंडिंग की एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ रहा है। दोनों की चेंज इन एंट्रोपी को आप जोड़ दो, टोटल एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे हम स्पॉन्टेनिटी यानी कि स्पॉन्टेनियस कोई इवेंट होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखो, जैसे कि जरा ध्यान से उसको चेक करना, और उसके लिए हम लोग ये क्राइटेरिया लगा के चेक करते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 ग्राम 100 ग्राम्स क्या ले रहा हूं, आइस ले रहा हूं। क्या लिया मैंने, 100 ग्राम्स आइस, और 100 ग्राम आइस क्योंकि वो आइस है तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मैं 100 ग्राम आइस को, अब जरा ध्यान से इसको देखना, हमारा सिस्टम क्या है, ये है हमारा सिस्टम, ध्यान से इसको चेक कर। इस 100 ग्राम आइस को जो कि हमारा सिस्टम है, समझ में आता है, इसको मैंने कहां रख दिया, रूम टेम्परेचर पर लाके रख दिया। अब रूम हमारे लिए क्या हो गया, सराउंडिंग। रूम टेम्परेचर कितना होता है, मान लिया मैंने 27 डिग्री सेल्सियस, इस पे लाके रख दिया। जैसे आप 100 ग्राम आइस को रूम टेम्परेचर पे रूम में लाके रख दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली, ये इवेंट स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप पिघल जाएगी। वो 100 ग्राम 100 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? 100 ग्राम आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, जैसे आपने उसको रूम टेम्परेचर पर लाके रखा, वो 100 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो गई, और जो 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गई।
अब जो 100 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर भी कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस में। बाय द वे मैं बता देता हूं, जब भी फेज में चेंज आता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्ट हो गया, जैसे रूम टेम्परेचर पर रखा तो हमारा सिस्टम ने फेज चेंज कर लिया। और हमको पता है कि इवेंट कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है। क्या हम करवाते हैं? नहीं। सबसे खास बात चेक करो कि यहां पर सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों? पहले तो वो आइस थी तो मॉलिक्यूल क्या थे, बंधे हुए थे। आइस से किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, थोड़े से तो फ्री हो गए ना। क्लियर हो गया? ये एक ऐसा इवेंट है, अब इस इवेंट को अगर मैं साइड में लिखूं तो ये एक ऐसा इवेंट है जो हम जानते हैं, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि स्पॉन्टेनियस है। और एज वेल एज क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस तो है ही, और क्या नजर आता है, ये स्पॉन्टेनियस तो है ही। और यहाँ पर जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी, वो कैसी है, पॉजिटिव। ये हम इस इवेंट के लिए ऑलरेडी जानते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस है, इवेंट अपने आप होता है, और इसकी जो चेंज इन एंट्रोपी कैसी है, वो पॉजिटिव। क्लियर हो गया? एक दूसरा इवेंट पकड़ते हैं। एक दूसरा इवेंट क्या है, अगेन मैं 100 ग्राम्स ऑफ क्या ले रहा हूं, स्टीम ले रहा हूं। स्टीम समझते हो आप? और स्टीम का टेम्परेचर ऑब्वियसली कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है। मैं इस स्टीम को लाकर किस पे रख देता हूं, रूम टेम्परेचर पर रख देता हूं, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब जरा ध्यान से समझना, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सिस्टम है। और उस सिस्टम को मैंने कहां लाकर रख दिया, सराउंडिंग में, रूम में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 100 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मानते हो इस चीज को? और मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर से स्टीम यानी कि गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। समझ में आ गया? ये जो 100 ग्राम पानी होगा उसका टेम्परेचर भी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और सबसे खास बात, इस इवेंट को देखो जरा, ये इवेंट भी स्पॉन्टेनियस है। आप भाप को लाके रूम पर रखो, वो अपने आप पानी में परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। ये इवेंट हम जानते हैं कैसा है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन खास बात देखो, इस इवेंट में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कैसी है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पहले तो वो गैस थी, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर आराम से फ्री घूम रहे थे, अचानक से वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो ये जानकारी हमारे पास है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर तो सिस्टम की, अब ये ध्यान रखना है, किसकी एंट्रोपी की बात हो रही है, सिस्टम की एंट्रोपी की बात हो रही है। दोनों जगह ध्यान से देखो, और हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। सिस्टम की एंट्रोपी यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव है, फिर भी दोनों इवेंट स्पॉन्टेनियस है। तो अब कैसे पता करें? तो हम अभी क्या कहता है, क्राइटेरिया यही कहता है कि आप सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी को मत देखो, आप सराउंडिंग एंट्रोपी को भी चेक करो। समझ पा रहे हैं? जहां पर हम चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखो। मैं पहले इस इवेंट के लिए चेक करता हूं। मैं आपको बता देता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जो आइस होता है, आइस का जो लेटेंट हीट है, आइस का लेटेंट हीट वो कितना होता है, वो मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। दैट इज 84 कैलोरी पर ग्राम। इतना होता है, 80 to 84 होता है, अपन 84 कैलोरी पर ग्राम ले लेते हैं। समझ में आता है? अब ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं हिडन एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं हिडन एनर्जी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, छुपी हुई ऊर्जा। वो लेटेंट हीट क्या करती है, किसी भी कंपाउंड के फेज चेंज में काम आती है। जब आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, आप हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर तो 0 ही है, तो फिर वो एनर्जी जा कहां रही है, उसको फेज में चेंज करवाने में मदद कर रही है। समझ में आ रहा है? उसी को हिडन एनर्जी बोलते हैं, हिडन, छुपी हुई। आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दिए जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, तो वो हीट जा कहां रही है, उसी हीट को हम लोग एक लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी छुपी हुई ऊर्जा जो यूज हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो वो कर क्या रही है, फेज में चेंज। समझ में आ रहा है? वो टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रही, वो फेज में चेंज कर रही है। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन एनर्जी जो किसमें यूज होती है, फेज में चेंज करने में, जहां पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। दैट इज कॉल्ड लेटेंट एनर्जी। समझ में आता है? कई बुक्स में 80 लिखा होता है, कई 84, तो आप 80 लिख लो इसको, कई बुक्स में 80 होता है, वो डेटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आता है? ये इसकी आइस की लेटेंट हीट होती है, जिसको L से रिप्रेजेंट कर रही है, L लिख दिया आप इसको, मैंने, जरा ध्यान से समझना। अच्छा, 80 कैलोरी पर ग्राम, क्लियर है? अब आप सोचो कि जब आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, तो ये हीट लेगी सराउंडिंग से या देगी, लेगी। समझ में आ गया? अब ये कितनी हीट लेगी उसको कैलकुलेट करता है, जरा चेक करो। Q ऑफ सिस्टम,
ये कितनी हीट लेगी, सिस्टम कितना हीट लेगा। अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो कैसी हीट हो गई वो, पॉजिटिव। सबको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर लिखी हुई है लेटेंट हीट, निकालते कैसे देखो, कितना आपने मास लिया 100 ग्राम इनटू लेटेंट हीट, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेटेंट हीट का। कैसे, क्योंकि ये मास है जो कि ग्राम में होता है, लेटेंट हीट किसमें, किलो कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कैलोरी में आंसर आ गया जूल का। बात समझ में आता है। मास कितना लिया आपने 100 ग्राम, यूनिट साथ लिख देता हूं, इनटू लेटेंट हीट कितनी है 80 कैलोरी पर ग्राम। दिखाई दे रहा है क्या, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, जरा बताओ कितना हुआ 8000, दिखाई दे रहा है, वो भी प्लस में। इतनी कैलोरी हीट लेगा कौन, आइस, कन्वर्ट होने के लिए। बात समझ में आ गया। तो यहां से एक मजेदार चीज सीख गए, क्या, लेटेंट हीट से आप क्या, लेटेंट हीट से क्या निकालना सीख गए आप, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। क्लियर हो गया सबको, दैट इज m into l, वेरी सिंपल। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये है Q सिस्टम का। अब बताओ कि टेंपरेचर कितना है सिस्टम का, सिस्टम का टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिस्टम था, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेंपरेचर है। तो सेल्सियस से केल्विन में कितना हो गया 273 केल्विन। बात समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सिस्टम की हीट पता लग गई, सिस्टम का टेंपरेचर पता लग गया, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेते हैं। सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, दैट इज प्लस ऑफ Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय T ऑफ सिस्टम, यही होगी। तो यहां पर Q ऑफ सिस्टम कितनी है 8000 डिवाइडेड बाय 273। बात सबको समझ में आ गया। ये क्या आ गया, चेंज इन एंट्रोपी। यहां पर ये चेंज इन एंट्रोपी किसमें है, कैलोरी पर केल्विन में, यही है। ये हमने क्या निकाला है, सिस्टम का हमने चेंज इन एंट्रोपी निकाल लिया। अब हम किसका निकाल रहे हैं, सराउंडिंग का। उसने कहा सिस्टम पे ध्यान मत दो, सराउंडिंग पे भी ध्यान दो। अच्छा ये 8000 कैलोरी उसने लिया कहां से होगा, सराउंडिंग से ही तो लिया होगा। तो सराउंडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बताओ Q ऑफ सराउंडिंग कितना होगा, भाई इसने 8000 ले लिया तो ये 8000 इसी ने तो दिया, तो Q ऑफ सराउंडिंग क्या हुआ, माइनस ऑफ Q ऑफ सिस्टम। ये तो मतलब हुआ, इसका प्लस में तो उसका माइनस में, क्योंकि उसने तो लिया तो इसने दिया। समझ में आ गया, इसने 8000 ले लिया तो इसका 8000 कम हो गया ना, तो इसका कितना हुआ माइनस 8000, सीधा सीधा। ये रिलेशन आप लोग ध्यान रखना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Q ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q ऑफ सिस्टम, क्लियर है। अगर इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा ऑब्वियसली। इसने 8000 लिया तो इसने दिया है ना, तो इसका 8000 कैलोरी इसने ले लिया तो इसने दे दिया, इसका बढ़ गया तो इसका कम हो गया। सबको समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ। अब जरा चेक करो, माइनस 8000 कैलोरी। अच्छा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री का मतलब क्या हो गया 300 केल्विन। सबको समझ में आया। तो यहां से सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी हुई जरा चेक करो, यहीं निकाल देता हूं। सराउंडिंग की S ऑफ सराउंडिंग कितना हुआ, दैट इज Q ऑफ सराउंडिंग यानी कि माइनस 8000 डिवाइडेड बाय T ऑफ सराउंडिंग कितना हुआ 300। बात सबको समझ में आई, क्लियर हो रहा है। यहां पर जरा चेक करो, अभी हमें क्या करना है, वो कह रहा था क्या करना है इसके अंदर, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालना, S ऑफ टोटल, क्लियर है। अब एक बात यहां से समझ में आती है, एक बार तो 8000 को देखो प्लस वाली, ये तो है प्लस का डेटा और ये है माइनस का डेटा। थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैथमेटिक्स आती होगी आप लोगों को। 8000 को एक बार तो आप 273 से डिवाइड कर रहे हो, एक बार 300 से, बताओ कौन सा नंबर ज्यादा होगा, प्लस वाला। समझ में आता है। अब ये वाला नंबर ज्यादा है, प्लस में से माइनस जो घटा रहे हो ये नंबर कम है, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा पॉजिटिव। सबको समझ में आ गया। जब आप क्या करोगे, S ऑफ टोटल कैसे निकलेगा, S ऑफ सिस्टम प्लस S ऑफ सराउंडिंग, दोनों को जोड़ोगे तो डेटा कैसा आएगा पॉजिटिव। जोड़ के देख लेना, ये रहा डेटा आपके पास दिखाई दे रहा है, एक ये डेटा और एक ये डेटा। वैसे ही कॉमन सेंस लगा लो, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, भाग देना चाहो तो दे लेना, लेकिन ये छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और ये बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्लस वाली जो चीज होगी वो ज्यादा होगी, प्लस वाला नंबर ज्यादा है माइनस से, तो ये चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा पॉजिटिव। क्लियर हो गया। चलो अब इस सिस्टम के लिए तो हमने देख लिया, उस सिस्टम के लिए भी देख लेते। उस सिस्टम में मैं आपको बता देता हूं कि लेटेंट हीट किसकी, स्टीम की,
वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ये कॉमन डेटा है, नहीं याद करोगे तब भी चलेगा। लेटेंट हीट स्टीम की कितनी होती है? 540 पर ग्राम। क्लियर है? अब इससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप बताओ कि यहां पर क्यू ऑफ सिस्टम कितना निकल के आएगा? क्यू ऑफ सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? स्टीम का मास कितना है इनटू स्टीम की लेटेंट हीट कितनी है, ये एल है लेटेंट हीट। समझ में आ गया? तो सिस्टम का क्यू निकल जाएगा। और सबसे खास बात जरा चेक करो, ये क्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? क्योंकि ये स्टीम है बेटा, ये स्टीम क्या करेगी? स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट लिबरेट करती है, बाहर फेंकती है। समझ में आ गया? तो बाहर फेंकी तो ये कैसा आएगा? पहली बात तो नेगेटिव। समझ में आ गया? ये देखो, ये ऑब्जर्व कर रही थी, ये कैसा आया था यहाँ पर? पॉजिटिव। दिखाई दे रहा है सबको? क्योंकि इसने ऑब्जर्व की थी, वो क्या कर रहा है? हीट लिबरेट कर रहा है। इतना तो सेंस है तुम लोगों के पास। हीट लिबरेट करेगा तो कैसा होगा? नेगेटिव। लिबरेट का मतलब एक्सोथर्मिक हो गया, तो वो नेगेटिव। क्लियर है सबको? नेगेटिव। मास कितना लिया तुमने स्टीम का? 100। लेटेंट हीट कितनी है? 540। क्लियर है? तो ये कितना आ रहा है ओवरऑल? जरा चेक करो, -54000 कैलोरी। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, कैलोरी। सबको समझ में आ गया? दूसरी चीज, यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर? केल्विन में। कितना होगा? 373 केल्विन। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? अब यहां से जब आपको Q ऑफ सिस्टम और T ऑफ सिस्टम पता लग गया तो डेल्टा S ऑफ सिस्टम चेक करो। डेल्टा S ऑफ सिस्टम क्या होगा? Q ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय T ऑफ सिस्टम। Q ऑफ सिस्टम कितना है? -54000 डिवाइडेड बाय 373। यहां पर ये किसमें आ गया? कैलोरी पर केल्विन। ये क्या आ गया? एंट्रोपी चेंज किसके अंदर? सिस्टम का। सबको समझ में आया कि सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कितना आया? इतना आया। ये फॉर्मूला पता लग गया ना आपको? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डेल्टा एस क्या होता है? दैट इज Q by T। याद होगा, इसको बार बार यूज करेंगे हम लोग। Q कैसे निकालते हैं? मास इनटू लेटेंट हीट। क्लियर हो गया सबको? ये तो सिस्टम का एंट्रोपी आ गया, जो कि कैसा है? नेगेटिव। मैंने पहले ही कहा था सिस्टम का एंट्रोपी कैसा आएगा? नेगेटिव। सबको दिखाई दे रहा है? पर हमको सिर्फ सिस्टम की बात नहीं करनी, हमको साथ में किसकी बात करनी? सराउंडिंग की। अब जरा सराउंडिंग का क्यू बताओ। सराउंडिंग का क्यू क्या होता है? माइनस ऑफ सिस्टम का क्यू। अगर सिस्टम का घटेगा तो बढ़ेगा किसका? सराउंडिंग का। क्योंकि इसने अगर हीट लिबरेट की है तो वो हीट गई कहां? सराउंडिंग में। अगर इसका घटा है तो उसका बढ़ गया। सबको समझ में आ गई? कितना हुआ? माइनस ऑफ क्यू सिस्टम। ये रहा क्यू सिस्टम, उसका माइनस यानी कि प्लस हो गया। ये माइनस और क्यू सिस्टम की वैल्यू भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस 54000। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज आप हमेशा याद रखना और ये चीज मैं यूज भी करूंगा। Q ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q ऑफ सिस्टम। ध्यान रहेगा? क्लियर हो गया? चलो जरा चेक करो यहां पर, ये तो हो गया इसका Q। टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का? ये देखो 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ? 300 केल्विन। सबको समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से इसको देखो, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना हुआ? सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या करना है हमें? Q ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय T ऑफ सराउंडिंग। तो Q ऑफ सराउंडिंग कितना है? प्लस का 54000। T ऑफ सराउंडिंग कितना है? 300। अब एक सिंपल सी चेक करो यहां पर, ये सराउंडिंग हमने निकाल ली। दोनों डेटा को चेक करना है। यहां पर जब S टोटल निकाला था तो पॉजिटिव आ रहा था, यहां का S टोटल चेक करो। S टोटल कितना आएगा? फिर से चेक करो, S टोटल क्या होगा? S ऑफ सिस्टम प्लस S ऑफ सराउंडिंग। S ऑफ सिस्टम ये रहा जो कि माइनस में है, दिखाई दे रहा है? अब आप देखो जरा ध्यान से, डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या है, यहां पर डिनोमिनेटर में छोटी संख्या है, तो प्लस वाली क्या होगी? ज्यादा होगी, माइनस वाली कम होगी। ओवरऑल S टोटल कितना आएगा? पॉजिटिव। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, डिवाइड करके देखो। 54000 को 373 से भाग दो, 373 से डिवाइड करो, कितना आता है? कितना आया बोलो बेटा? 144.77, वो भी कितने का? माइनस। सबको समझ में आ गया? अभी इसको 300 से डिवाइड करो, कितना आता है? कितना आता है? 180। अब जरा चेक करो, वो भी प्लस का। तो टोटल एस टोटल कितना आएगा? जरा चेक करो, क्या कितना आएगा? एस ऑफ सिस्टम यानी कि -144 प्लस में क्या करना है? 180। कितना है बेटा? 35.23। अब जरा चेक करो ये पॉजिटिव है।
क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी चीज क्या होगी जरा चेक करो, यहां पर भी क्या आएगा पॉजिटिव, वहां पर भी क्या आएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से एक सिंपल सी चीज निकल के आई है कि अगर नेचर में कोई इवेंट स्पॉन्टेनियस है तो उसकी टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? देखो मजेदार बात देखना, यहां पर ये दोनों इवेंट स्पॉन्टेनियस थे लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी यहां पर पॉजिटिव थी, यहां पर सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव थी। क्लियर हो गया? लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर सिर्फ सिस्टम पे ध्यान मत दो, आप सराउंडिंग पे भी ध्यान दो। अगर आपने सराउंडिंग पे ध्यान दिया तो मैं यहां से ये समझ में आया, जब सराउंडिंग और सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जोड़ दी गई, ऐड कर दी गई, तो ये पाया गया कि जो भी इवेंट नेचर में स्पॉन्टेनियस होंगे उनकी टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बहुत सिंपल है, क्या? फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस इवेंट टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जहां से बहुत मजेदार चीज सीखी है हमने, पहले से एग्जांपल को उतार लो, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल लो। लिखो इसको फटाफट। जो अभी हमने एग्जांपल देखा उसी से हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करते हैं और उससे हमने क्या सीखा, which is very important, और वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी। ठीक है, तो लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड अकॉर्डिंग टू इट फॉर every spontaneous process अब देखो, for every spontaneous process the total change in entropy, total change in entropy उसमें कौन कौन आ गया? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? या आप इसको यूं भी लिख सकते थे, टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए? फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आता है? इसको यूं भी लिख सकते हो, टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस सिस्टम। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसी को क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हो गया? मतलब अगर किसी इस यूनिवर्स में कोई भी इवेंट स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप हो रहा है तो ये बात तय है कि उसकी टोटल एंट्रोपी में चेंज जो है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। मतलब ये तय है कि उसकी टोटल फ्रीडम, इस यूनिवर्स की जो फ्रीडम है, यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया? उसमें सिस्टम भी आ गया, सराउंडिंग भी आ गया। इस यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। समझ में आ गया? अब इसमें एक छोटी सी थ्योरी और डिफाइन करता हूं। बिग बैंग थ्योरी तुमने सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी यही थी और यही है। क्या कहती है वो? जब से यूनिवर्स बनी है, सारा जो यूनिवर्स का बनना और उसके बाद जितने भी इवेंट है सब अपने आप हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने आप लगाती है, हम थोड़ी उसको धक्का देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पेड़ उग रहा है या जो भी इवेंट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो इवेंट अपने आप हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है, वो क्या कर रहे हैं? ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी में बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब से यूनिवर्स पैदा हुई है, लाखों करोड़ों साल पहले पैदा हुई थी, तब से लेके जितने नेचुरल स्पॉन्टेनियस वर्क हो रहे हैं, सारे स्पॉन्टेनियस हैं, सारे नेचुरल हैं, उससे यूनिवर्स का एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। समझ में आ गया? ये लिख लो, काम आएगा। लिख लो, लिखो। दी entropy of universe is ever increasing
this is the basis of Big Bang theory. Big Bang theory मतलब क्या है? पिछले करोड़ों साल से यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है और आने वाले सालों में बढ़ते ही जाना है, उसका एंट्रोपी बढ़ते ही जा रहा है यूनिवर्स का। समझ में आ गया? यही हमारा क्या कहलाता है? बिग बैंग थ्योरी का बेस भी है। क्लियर हो गया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबको समझ में आया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल सी बात बोलता है, क्या? अगर इस यूनिवर्स में कोई काम स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो बात तय है, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो क्या है? पॉजिटिव है, बढ़ रहा है। सबको समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया?